बच्चों, आज हम सब्जेक्ट साइंस में कक्षा 10 की किताब का चैप्टर नंबर 3 जेनेटिक्स का पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 2 के अंदर पहले अपन ने पढ़ा है कि जेनेटिक्स क्या होती है, खोज किसने करी, वो मटर का पौधा ही क्यों चुना। अब उसके आगे अपन पढ़ेंगे कि मेंडल द्वारा दिए गए क्या क्या नियम थे। ये ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनके द्वारा ये पूरी अनुवंशिकता की खोज की गई, अनुवंशिकता के बारे में बताया गया, और इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से ये जाने जाते हैं। इनकी जीवन परिचय अपन ने पार्ट 1 में पढ़ लिया था। अब आगे पहला नियम जो उन्होंने अनुवंशिकता के क्षेत्र में दिए वो क्या कहता है, इसको प्रभाविता के नियम के नाम से भी जानते हैं। इस प्रयोग में उन्होंने कहा कि मटर के पौधे पर किया, इसका प्रयोग उन्होंने मटर के पौधे पर किया। यदि कोई दो कारक हो और अगर वो दोनों समान न हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर आसानी से प्रभावी हो जाएगा। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसमें अगर एक गुण प्रकट होता है तो उसके दूसरे गुण दिखाई नहीं देते। अर्थात सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों को क्रॉस कराते हैं तो एक पौधे का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, और जो प्रभावी दाने दो प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी वो होंगे जो अपना प्रभाव प्रकट करेंगे, और जो प्रभाव प्रकट नहीं कर पाएंगे वो अप्रभावित होते हैं। इसमें अपन समझ सकते हैं कि इसके नियम के अंदर जैसे देखिए कैपिटल टी हैं जो शुद्ध लंबे पौधे हैं, स्मॉल टी हैं जो बोने या शुद्ध बोने पौधे हैं। इसके सूत्री विभाजन कराएंगे तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा, कैपिटल टी द स्मॉल टी। इनको क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी को स्मॉल टी से तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करेगा तो कैपिटल स्मॉल टी बनेगा। इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी कैपिटल इस शुद्ध लंबा। तो इसका अनुपात कराने पे हमको 3:1 या 1:1 अनुपात प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये नियम आगे बनेगा। दूसरा नियम आता है द्विसंयोजन का नियम। ठीक है, इसमें जोड़े अलग अलग होकर दूसरे युग्मों में चले जाते हैं, इसलिए इसे भी उदाहरण के से समझ लेते हैं। पहली पीढ़ी में लंबे पौधे में जब सब निषेचन कराया जाता है, दूसरी पीढ़ी में युग्म में संकरण हो जाता है, अलग पौधे वाले लक्षण प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि दो इसको पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों को पौधों में आपस में क्रॉस कराते हैं, दोनों पौधे स्वतंत्र रहते हैं तथा आपस में क्रॉस नहीं करते। ठीक है, उसी को समझाया गया है। विष को विष संयोजन के नियम से भी जाना गया है। तीसरा नियम जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये नियम अधिकतर ज़्यादा नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है, उस नियम को अपन स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के नाम से जानते हैं। ये नियम क्या कहता है, जब दो जोड़ी शुद्ध विपरीत लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, किंतु द्वितीय पीढ़ी में चारों लक्षण पृथक पृथक होकर युग्म बनाते हैं, वे स्वयं को प्रकट करने का प्रयास करते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से अभिवहन करते हैं। इसमें लक्षणों का 9:3:3:1 का अनुपात होता है, यानी कि बराबर 16 का अनुपात प्राप्त होता है। इसको अपन सिंपल भाषा में देखें तो कहते हैं कि जो 2 या 2 से अधिक, यानी लंबे पौधे छोटे पौधे तो एक लक्षण, दूसरा फूलों का रंग सफ़ेद है कि लाल है दूसरा लक्षण। तो कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक विपरीत लक्षण वाले पौधों को आपस में क्रॉस कराएंगे तब हमें 2 प्रकार के क्रॉस कराएंगे तो दोनों ही पौधे स्वतंत्र रहेंगे, एक पौधे का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अर्थात दोनों पौधे आपस में स्वतंत्र रहेंगे, एक पौधे का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ेगा, इसलिए इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा मेंडल वैज्ञानिक ने। और इसका अनुपात भी दिया है, जब अपन गिरे 9:3:3:1 जैसे इसको समझ सकते हैं। पीले गोलाकार YY से प्रूफ किया, दूसरे छुरे हरे झुर्रीदार पौधों को स्मॉल YY और स्मॉल RR से प्रूफ किया है। समयुग्म जी क्या बना है इसका YR कैपिटल YR, और दूसरा उसका समयुग्म बना स्मॉल YR। ये पहला P1 पीढ़ी है, इसको F1 पीढ़ी कह सकते हैं। इसका क्रॉस कराया तो ये कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r बना है, इसको पीले गोलाकार सोम विषम युग्मी कहते हैं। अब इसका आगे अपना संकलन कराया तो ये कैपिटल Y कैपिटल R बना। उसी प्रकार दूसरा देखा तो अपने इस कैपिटल Y स्मॉल r बना, तीसरा स्मॉल y कैपिटल R बना, चौथा के स्मॉल y और के स्मॉल r बना। ये युग्मक बने 4। इसी प्रकार इसको अपने टेबल में जमाया तो ये चिन्ह बना हुआ है, देखो तीर का, ये ऊपर वाला चिन्ह मेल का है पुरुष का, नीचे वाला फीमेल का, दोनों में क्रॉस ला के समझाया। द्विसंकरण क्रॉस है, इसको
इसमें कैपिटल वाई आर कैपिटल स्मॉल जो कैपिटल हैं, दूसरा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल आर। इधर से अपन जमाया युग्मकों को, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर को जमाया, तो ये हमें पास एक टेबल बन गई। टेबल को अपने भरने लगे तो इस प्रकार भरा अपन ने वाई कैपिटल वाई आर और इधर ऊपर कैपिटल वाई को जोड़ा, तो अपने पास 2 वाई कैपिटल प्राप्त हुए, 2 आर कैपिटल प्राप्त हुए। आगे से देखा अपन ने तो एक कैपिटल वाई आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर, इधर कैपिटल वाई स्मॉल आर को क्रॉस कराया, कैपिटल वाई आर से बना, तो ये बना कैपिटल वाई और आर कैपिटल और स्मॉल आर। उसको कैपिटल वाई आर को अपन ने स्मॉल वाई आर से कराया, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और दोनों कैपिटल आर प्राप्त हुए हैं। जैसे कैपिटल वाई आर को स्मॉल वाई आर से कराया, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से नीचे देखा अपन ने, नीचे किसी से टेबल से जोड़ा, इसको क्रॉस कराया, तो कैपिटल वाई आर को कैपिटल वाई और स्मॉल आर से जोड़ा, तो ये बना स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल कि दोनों कैपिटल वाई बने और एक कैपिटल आर बना, एक स्मॉल आर बना। जैसे देखा तो अपन ने आगे क्रॉस कराया इसको, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर को, तो 2 कैपिटल वाई और 2 स्मॉल आर बने। एक कैपिटल वाई स्मॉल आर को जब स्मॉल वाई आर से क्रॉस कराया, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर बना। इसी प्रकार आगे से कैपिटल वाई और स्मॉल आर को जब स्मॉल वाई और स्मॉल आर से कराया, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों कैपिटल आर प्राप्त हुए। आगे स्मॉल वाई और कैपिटल आर को जब इस कैपिटल वाई आर से कराया, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और 2 कैपिटल आर प्राप्त होते हैं। आगे देखा अपन ने स्मॉल वाई को कैपिटल आर से को इस कैपिटल वाई और आर से कराया, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर प्राप्त हुआ है। आगे स्मॉल वाई और कैपिटल आर को अपन ने जब स्मॉल वाई और कैपिटल आर से कराया, तो 2 स्मॉल वाई और 2 कैपिटल आर प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से तो आगे देखें तो स्मॉल वाई कैपिटल आर को जब स्मॉल वाई आर से कराया, तो 2 स्मॉल वाई एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर प्राप्त हुआ है। इसमें लास्ट में अपन देखा जो चौथी श्रृंखला है, स्मॉल वाई स्मॉल आर को कैपिटल वाई कैपिटल आर से जोड़ा, तो कैपिटल वाई स्मॉल आर बना। आगे स्मॉल वाई स्मॉल आर को जब कैपिटल वाई आर से जोड़ा, तो कैपिटल वाई 2 स्मॉल आर प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से स्मॉल वाई स्मॉल आर को स्मॉल वाई कैपिटल आर से करा, तो स्मॉल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर प्राप्त हुआ है। आगे की स्मॉल वाई स्मॉल आर को स्मॉल वाई स्मॉल आर से जोड़ा, तो स्मॉल वाई और 2 कैपिटल आर प्राप्त हैं। इसमें पीले पीले गोलाकार और कुछ पीले हरे झुर्रीदार हरे गोलाकार इस प्रकार के लक्षण हमें मिलते हैं। तो ये प्रकार के जो अनुपात अपन ने क्रॉस करा के देखा, इनकी संख्या अनुपात निकाली, तो 9331 बराबर इसका अनुपात हमें प्राप्त हुआ, जो एक अनुचित लक्षण को दर्शाता है। इसी प्रकार से ये एक तीनों सबसे बड़ा और 9331 का नियम बना। अब इस अनुचितता का हमारे जीवन क्षेत्र में क्या उपयोग रहा बच्चों, देखते हैं। पहला है बाल विकास की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाहरी कारणों से प्रभावित होती है, तो यह अनुवंशिकता लक्षण होती है। वंशानुगत कारक, शारीरिक कारक, बुद्धि व संवेगात्मक कारक, सामाजिक कारक इत्यादि बाल विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक हैं। सामाजिक आर्थिक स्थिति एवं वातावरण जन्य अन्य कारक बालक के विकास को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक हैं। मानव व्यक्तित्व, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम, ये सब आनुवंशिकता के कारण है। तो ये बाल विकास के आधार पे कुछ आनुवंशिक कारक होते हैं जो आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा शारीरिक विकृतियाँ होना, जिसको हम कह सकते हैं शारीरिक लक्षण आनुवंशिक कारक के कारण ही होते हैं, जिनका आनुवंशिक हेरफेर करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये सब एक आनुवंशिकता का महत्व है, जिससे हमारे जीवन के अंदर कई सारी विकृतियाँ दूर हो सकती है और नए लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। उन्हें पैतृक आनुवंशिक रोगों को दूर किया जा सकता है। तो आनुवंशिकता हमारे वातावरण में, सभी संगठन में, बाल विकास में कई क्षेत्रों में आगे है। शारीरिक